पावर ऑफ हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक जो बहुत फेमस भी है, जिसका नाम है प्रारंभिक भारत का परिचय। ठीक है गाइस, प्रारंभिक भारत का परिचय यानी क्या बताता है प्रारंभिक भारत का परिचय, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो इसे किसने लिखा है? R.S. शर्मा, जिसे रामस्वरूप शर्मा में इसका आज हम चैप्टर पहला पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर पहला किसके लिए इम्पोर्टेंट है? BA इम्पोर्टेंट फॉर BA हिस्ट्री ऑनर्स DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, BA प्रोग्राम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए, एसोल जो दिल्ली वाले हैं यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो गाइस याद रहे ये फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है गाइस, ये आपके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। तो पहला है हमारा प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास का महत्व, यानी जो हमारा एंशिएंट इंडिया है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो इसमें गाइस हमारा पहला पॉइंट है प्राचीन संस्कृतियों का विकास। तो प्राचीन संस्कृतियों का विकास, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब कब कहाँ और कैसे किया, यानी तीन चीज़ पढ़नी है प्राचीन संस्कृतियों के विकास के बारे में। कब किया, कहाँ किया और कैसे किया, ये तीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो हम आने वाली बुक में पढ़ेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन है गाइस, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, खेती कताई बुनाई आदि की शुरुआत कैसे हुई। तो उसी के बारे में, खेती कताई बुनाई आदि की शुरुआत कैसे की गई ये पढ़ेंगे। कैसे जंगलों की सफाई की गई, ठीक है, कैसे सफाई करके वहाँ पर घर बसाया गया, गांव बसाए गए एंड वहाँ पर खेती की गई अपनी आजीविका को चलाने के लिए। और वहीं पे इसमें पढ़ेंगे कैसे ग्राम यानी गांव, नगर तथा राज्यों की स्थापना हुई। नेक्स्ट, समुदाय कब सभ्य माना जाता है? कब माना जाता है? समुदाय तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वह लिखना ना जानता हो। ठीक है, इस क्या लिखना, राइट, ठीक है, राइट करना ना जानता हो। फॉर एग्जांपल आज के समय में सभ्य किसको बोलेंगे? जो सामान्य नॉलेज रखता हो, जो आम आम जीवन की भाषा को पढ़ सके, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहनता हो, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, यानी उसके पास शिक्षा हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, ये सब हो, तो उसे हम सभ्य मानेंगे। ठीक है, आसान भाषा में। नेक्स्ट, लिपियाँ तथा भाषा। क्या? लिपियाँ तथा भाषा। आपको तो पता ही गाइस क्या होता है, आज भारत में विभिन्न प्रकार की लिपियाँ प्रचलित है। ठीक है, बहुत सारी लिपियाँ है। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, नेक्स्ट, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है, यानी जो आज भारत में लिपियाँ है ना, वो प्राचीन लिपियों से इनका विकास हुआ है। ठीक है, हमारे आज की भाषा का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषा की जड़ें अतीत में हैं और वे युगों से विकसित हुई है। यानी जो आज की भाषा जो आज हम बोलते हैं, ये आज की भाषा नहीं है, ये कई साल पहले से चली आ रही, धीरे धीरे विकसित होते 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 ये पूरा अल्फ़ाबेट बना। जो ABCD हम पढ़ते हैं, का से खा खा गा हम पढ़ते हैं, ये आज से नहीं है गाइस, ये बहुत साल पहले से धीरे धीरे विकसित हुआ है। आप जाके ये पूर्ण रूप लिया है। ठीक है गाइस, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेकता में एकता। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, अनेकता में एकता। इसमें क्या पढ़ना है हमें? पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें, अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। ठीक है, अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। इसमें क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अनेकों अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ रही है भारत में, जैसे आर्य हो गया, यूनानी हो गए, साक हो गए, हुर्ण हो गए और तुर्क हो गए आदि। अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। क्या बनाया गाइस? घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है अनेकता में एकता। ठीक है, इस अनेकता में एकता, जैसा आप जानते हो भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, तो इन सब को मिलाकर भी क्या होता है, हमारे पास एकता है। इसीलिए क्या कहा गया, टॉपिक का नाम अनेकता में एकता, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है हमारा, अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। इसमें क्या पढ़ना है कि भारत अनेकों अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। ठीक है, जैसे
आर्य, यूनानी, शक, हूण तथा तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सभी का अपना अपना योगदान। सभी का अपना अपना योगदान, इसमें क्या है, प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था हो, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया है। जिस प्रजाति में जो लोग शिल्पकला में अच्छे थे तो उन्होंने शिल्पकला को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, भारत का विकास हुआ। जो प्रजाति या लोग वास्तुकला के लिए फेमस थे, उन्होंने क्या किया, वास्तुकला में अपना योगदान दिया, जिससे भारत का विकास हुआ। और जो साहित्य के विकास में योगदान दिया, जिससे कि भारत का विकास हो रहा था। नेक्स्ट हमारा है कि भाषा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। ठीक है, इसमें क्या बताना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बताना है कि भाषा वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया, जो लैंग्वेज के साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये प्रूफ किया कि हिंद आर्य भाषाओं में, जो हिंद आर्य भाषा है, नाम याद रखिए, हिंद आर्य भाषा में फाहा, नोका और खंती, ठीक है, फाहा, नोका और खंती ये नाम है। कौन सी भाषा में, हिंद आर्य भाषा में। ये तीन चीज़ मिली, तीन भाषा भी मिली हुई है। आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं, वे मुंडा भाषाओं से लिए गए। जो तीन शब्द है, किससे लिए गए, मुंडा, ठीक है, मुंडा जो जियोग्राफी में भी आपको पढ़ने को मिलता होगा गाइस, मुंडा से लिए गए। मुंडा एक तरह की जाति भी है गाइस, और ये इस भाषा से इन तीनों चीज़, जो फाहा, नौका और खंती, ये इन तीनों चीज़ को लिया गया है। और इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल किस में गया, हिंद आर्य भाषा को स्ट्रक्चर करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विविधताओं के बावजूद एकता। विविधता के बावजूद एकता, इसमें क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ठीक है, परंतु इन सभी धर्म और संस्कृतियों की पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हो, भिन्न भिन्न धर्म को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हो, पर सारे देशों में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर में गहरी एकता झलकती है। जी हाँ गाइस, ऐसा कैसे, देखो हमारे पास अलग अलग भाषा है, इंडिया एक विशाल कंट्री है, ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हुआ क्या, इसमें लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। उत्तर इंडिया यानी उत्तर भारत की भाषा अलग है, दक्षिण भारत की भाषा अलग है, तो अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रीति रिवाज है। इसके बावजूद हम सामान्य जीवन पद्धति जीते हैं, एक समान यानी इक्वलिटी वाली जीवन पद्धति जीते हैं, या और अपने भारत के प्रति जागरूक रहते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में अगला पॉइंट है एकता के लिए प्रयत्नशील। यानी इसमें हमें पढ़ना है प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे, यानी यूनिटी के लिए, ठीक है, यूनिटी के लिए वो प्रयत्नशील रहे। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि हम एक साथ मिलकर रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। क्या हुआ, जो एशिया महाद्वीप था उस पूरे महाद्वीप को क्या समझा इन्होंने, एक अखंड देश, यानी ये पूरा देश एक ही नाम है इनका, ठीक है, सारे देश को भरत यानी जितने भी सारे देश थे उसको भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, ये देखो गाइस, भारत यानी भारतवर्ष यानी भारतों का देश नाम दिया गया, और इसके निवासियों को भरत सतीत कहा गया। निवासियों क्या गया, भरत सतीत, यानी देखो देश को क्या बोला, भारतवर्ष, ठीक है, जितने भी देश थे उपमहाद्वीप में उसको क्या बोलते हैं, भारतवर्ष, जिसका अर्थ होता है भारतों का देश। किसका नाम, भारतों का देश। और जो यहाँ के निवासी उनको क्या कहा गया, भरत सतीत। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सिंधु या इंडस। क्या गाइस, सिंधु या इंडस। इसमें गाइस हमें पढ़ना है कि जो विदेश है ना, विदेशी लोग जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया गया। ठीक है गाइस, जो फॉरेनर्स है, विदेश के लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले देखा वहाँ पे लोग रहते हैं सिंध यानी आज का पाकिस्तान, तो उसको नाम क्या दे दिया गया, सिंधु या इंडस। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। किससे निकला है,
संस्कृत के सिंधु से। इस शब्द का प्रयोग 6वीं सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। ठीक है, हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ जो इसके यूनानी प्रारंभ के बहुत निकट है। या फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित है। किस नाम से? हिंद नाम से। देखो हिंद नाम कहाँ पे भी मिल रहा है? फारसी में अभी और अरबी में भी मिल रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान शब्द पहले 3री सदी में ईरान के शासनी शासकों के अभिलेख में मिलता है। देखो हिंदुस्तान, हिंदू प्लस स्थान, देखो दोनों नाम को जोड़ के क्या मिल रहा है? हिंदुस्तान। तो ये शब्द कहाँ, इसके साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं हमें? ईरान के शासनी शासकों के अभिलेख में। ठीक है, इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। हिंदुस्तान का भी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? सिंधु क्षेत्र, यानी पहले कोई इंडिया कोई पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, तो सिंध फेमस था तो इसीलिए हमें सिंध में भी इंडिया आता था। ठीक है, तो इसीलिए उस समय भी सिंध को हिंदुस्तान कहा जाता था। किसके अभिलेख? ईरान के शासनी शासकों के अभिलेख में क्या मिलता है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा गाइस जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता, यानी भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता, भाषा के आधार पर कैसी एकता है और सांस्कृतिक जो हमारा कल्चरल है उसमें हमारी कैसी यूनिटी दिखती है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। हर बार हर जितनी भी पीढ़ी बीत रही है उस समय यूनिटी के लिए हमने बहुत प्रयास किया है, यानी ठीक है गाइस, स्ट्रगल भी बहुत किया। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृतिक देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी, यानी प्रकृति जो भाषा है, ठीक है गाइस, ये लिखा है प्रकृति जो भाषा है वो पूरी देश भर में काम करती थी इंडिया में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्रकृति भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है गाइस, अशोक के शिलालेख किस में लिखे हैं? ब्राह्मी, प्रकृति और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए। ठीक है, और इसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिसेप ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा इसी में है कि बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया। किसने ले लिया? संस्कृत ने। देखो 3 भाषा का नाम है, प्रकृति, ब्राह्मी और संस्कृत। सबसे पहला प्रकृति, उसके बाद ब्राह्मी, इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ? अशोक के शिलालेख लिखे गए। सबसे पहला जो प्रकृति है वो पूरे देश में फेमस थी, मगर धीरे धीरे जैसे समय बीता वैसे क्या हुआ? संस्कृत ने यह स्थान ले लिया। किसने? संस्कृत ने गाइस, जो आज की संस्कृत है ये स्थान ले लिया। और बाद में संस्कृत ने स्थान तो ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। किसके रूप में? राजभाषा क्या होगी? संस्कृत होगी। ठीक है, हम प्राचीन की बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, यद्यपि गुप्ता काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ठीक है गाइस, गुप्ता काल के बाद क्या हुआ? जो देश है वो छोटे छोटे भागों में बट गया, यानी जैसे केक होता है ना, केक को जब काट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, उसके तरीके से कट गया। ठीक है, वैसा हमारा राज्य बन गए, पूरे राज्य बिखर गए थे। फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते थे। ठीक है गाइस, क्या वो कहते थे? जितने भी दस्तावेज लिखे जाते थे संस्कृत में लिखे जाते थे। ठीक है, इसके बाद जो गाइस हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइड्स, इसको हम पढ़ते हैं। पहला हमारा अतीत को ठीक ढंग से समझने की ज़रूरत। ठीक है, अतीत को ठीक ढंग से समझने की ज़रूरत, क्या ज़रूरत है हमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में वे समाज और संस्कृत का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक ढंग से समझना जरूरी है। ठीक है, प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति को बल पर ही आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हुआ क्या, कुछ लोग अतीत को समझना चाहते हैं और कुछ उसकी प्रगति को समझना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? पुराने लोकचार, मान्यता, सामाजिक रीति रिवाज थे जो हमारे भारत के, धार्मिक कर्मकांड थे जैसे सती प्रथा हो गई या अन्य जितनी प्रथाएं थी, लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंच गई है ना, पहुंच चुकी थी कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हो, आज के समय की बात कर रहे हैं,
भले ही मिल गए हो, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई है। यानी आज भी जो वुमेन है ना, मैन के बराबर इक्वलिटी में नहीं आई है। कहने को तो है मगर इक्वलिटी में नहीं आई है। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। देखो गाइस, निम्न वर्ग यानी जो दबे कुचले वर्ग है, ठीक है, निम्न वर्ग उसमें होता है। और आज से पहले की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो निम्न वर्ग में कौन आएगा? शूद्र। क्योंकि 4 प्रकार के वर्ण थे हमारे पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो लास्ट कैटेगरी के शूद्र वो थे निम्न वर्ग के, उस समय की बात, प्राचीन भारत की बात। आज के समय में कौन हो गए? मजदूर हो गए, दबे कुचले वर्ग हो गए। तो ये सब होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।